ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हस्तप्रक्षालनम् ओम के हरिः ओम अग्निर्देवता देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता। हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। हार्दिकम् अभिनन्दनमस्ति। कार्यक्रमस्य निर्विघ्नतया सफलता निमित्तम् अत्रत्य ये छात्राः सन्ति रौनकः रामचरणः निर्मलश्च एते छात्राः अत्र आगत्य मङ्गलाचरणं विदधतु इति निवेदयामि। आनन्द्वा गणपतिगुं हवामहे निधियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरिः ओम। अस्माकं अध्यक्ष पदम् अलङ्कुर्वन्ति आचार्याः प्रोफेसर सुदेश शर्मा महोदयाः गुरवः अस्माकं निदेशकाः। अहं सविनयं प्रार्थयामि भवन्तः कार्यक्रमस्य सञ्चालनाय आज्ञां यच्छन्तु। अस्मिन्नेव मणिना वलयं वलयेन मणिना वलयेन विभाति करः कविना च विभुर्विभुना च कविना। अस्यां सभायां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुरतः आभासीय पटले संप्राप्ताः सन्ति प्रोफेसर देवी प्रसाद मिश्र महाभागाः। कृपया भवन्तः महोदय स्वचित्रं चलचित्रं दर्शयन्तु। इदानीं भवतां दृश्यं न भवति, वीडियो ऑनलाइन कुर्वन्तु महोदय। मुख्यातिथित्वेन शोभमानाः प्रोफेसर भगवती सुदेश शर्मा महाशयाः अहम् एतासां हार्दिकं स्वागतं करोमि। अस्य कार्यक्रमस्य कारणभूताः अनुशासनप्रियाः सुप्रसिद्धाः शिक्षाविदः याः अध्यक्ष पदम् अलङ्कुर्वाणाः अत्र शोभन्ते। एतेषां हार्दिकम् अभिनन्दनमस्ति। कार्यक्रमस्य संयोजिका डॉक्टर रेखा शर्मा महोदयाः सहायकाचार्याः शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः अत्र विविध
कार्यक्रमाणां सफल संचालिका रूपेण एताः प्रतिष्ठिताः सन्ति। सांस्कृतिक शैक्षिक कार्यक्रमदेव श्लाघनीयमस्ति। अतः वयम् एतासामपि हार्दिक्यम् अभिनन्दनं कुर्मः। निश्चयेन अस्माकं द्विदिवसीयाः सर्वे कर्मयोगिनः इदानीं कक्षा कारणतः अनुपस्थिताः, किन्तु मनसा अत्र उपस्थिताः समेषां छात्रछात्राणां च हार्दिक्यम् अभिनन्दनं करोमि। किञ्चित् प्रास्ताविकं लेशमात्रमहम् उक्त्वा अग्रे अस्माकं मध्ये संयोजिका महोदया अस्ति, ताम् अहं मञ्चं यच्छामि, येन अस्माकम् अत्र प्रास्ताविकं किमस्ति, किमुद्दिश्यं तदनुगुणं यथासंक्षेपं वदिष्यति। अतिथिसत्काराय अस्माकं विद्वान् भवति, कश्चित् पण्डितः भवति, कश्चित् व्यवसायी भवति, कश्चित् कर्मकरः भवति, केचन अन्येषु क्षेत्रेषु गच्छन्ति। सर्वे माननीय आचार्य हमारे बीच में विद्यमान हैं। ये प्रबंधन जो है, प्रबंधन के बहुत सारे उपयोग हमारे जीवन में देखे जाते हैं, जैसे कि कक्षा प्रबंधन, जैसे कि समय प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन के लिए जैसे कि यहाँ पर एक कक्षा पहले से पढ़ाई जा रही थी, लेकिन हमारा कार्यक्रम यहाँ निश्चित था, तो प्रबंधन के अंतर्गत हमारे पास दूसरा एक प्रकोष्ठ है, उसमें प्रबंधन किया गया। हमारा ये कार्यक्रम सफल चल रहा है, छात्रों का बाधित नहीं हुआ कक्षा। इसी प्रकार से विविध कार्यक्रमों में हम देखते हैं। आदरणीय, मेरा निवेदन है, वयं गौरवम् अनुभवामः यत् ते आगत्य अस्मान् प्रबन्धन विषये विशिष्य उद्बोधनं करिष्यन्ति। प्रबन्धने एतेषां शताधिक शोधलेखाः प्रकाशिताः सन्ति। एते केवलं भारतेतर संस्थासु एव कार्यं न कुर्वन्ति, एते अस्माकं भारतीयशास्त्रेषु, भारतीयदर्शनेषु प्रबन्धनम् इति विषयम् अवलम्ब्य किं तत्र अस्ति निकुर्मः। महोदयाः, अहं क्षमां याचे, यतोहि आभासीयपटले भवन्तः सन्ति। इतः रङ्गवस्त्रं मनसा एव कुर्मः, पुष्पमालां मनसा एव समर्पयामः। अतः भवन्तः यदा कदापि समयः भवति तदा निश्चितरूपेण अत्र आगच्छन्तु। वयं सत्कारं निश्चयेन प्रत्यक्षरूपेण कर्तुम् इच्छामः। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ से आपका मौखिक स्वागत करते क्रम में मुख्य अतिथि रूप से जो विराजित हमारे आचार्य महोदया धर्मशास्त्र विचक्षणा सन्ति। वयं मासे पादप्रदानेन वयं एतेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं कुर्मः। डॉक्टर रेखा शर्मा महोदयाः, अहम् एतासामपि अभिनन्दनं कारयितुम् इच्छामि। अस्माकं मध्ये शिक्षाशास्त्र विद्याशाखातः रवीन्द्र कौर महोदया सन्ति। कृपया आदरणीय गुरविन्द्र कौर महोदयाः अस्माकं विद्याशाखायाम् अस्मिन् मासे एव समागताः सन्ति। विविध कार्यक्रमेषु एषा सफल संचालनं कृतवती। सांस्कृतिक दृष्ट्या अपि एषा प्रबन्धनं जानाति। अस्माकं शास्त्रेषु अपि निगदितमस्ति। तद्धिया महोदयाः मनसि प्रबन्धनम् आवश्यकम् इति कारणम् आसीत्। एतद् सर्वं संस्थानाय प्रेषितवती। अस्माकं संस्थानं प्रबन्धने विशिष्ट विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उसमें प्रबंधन में प्रमाण पत्र, इस विषय पे ये 2 दिवसीय वास्तव में ये कोई व्याख्यान सीरीज नहीं है, ये एक कक्षा की संकल्पना है कि हम इतने बृहद पाठ्यक्रम को किस तरह से विषय विशेषज्ञों के अनुभवों को जान करके और हम उनको आत्मसात कर सकते हैं, अपने में कौशल उत्पन्न कर सकते हैं, कौशल में हमारी जो अभिवृद्धि हो सकती है
उस पर ये 2 दिवसीय जो कक्षाएं होंगी वह आयोजित होगी और इस उद्घाटन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। यह पाठ्यक्रम जैसा कि मैंने बताया विशेष रूप से प्रबंधन पर आधारित है कि प्रबंधन, आधुनिक संकल्पना प्रबंधन की क्या है, किस तरह से हम प्रबंधन विषय को यदि पढ़ते हैं, जो आधुनिक छात्र पढ़ते हैं, तो क्या संस्कृत के जो छात्र हैं वह भी इस प्रबंधन को हमारे शास्त्रों में ढूंढ सकते हैं या नहीं। हम कहते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि संस्कृत सभी भाषाओं की नहीं अपितु सभी विषयों की भी जननी है। और हमारे यशस्वी कुलपति महोदय का ये विचार है कि हम जितने भी आधुनिक विषय हैं वो केवल पाश्चात्य दृष्टि से ही नहीं अपितु भारतीय दृष्टि उसके पीछे क्या है, हमारे शास्त्र उनके विषय में क्या कहते हैं, हमारे शास्त्रों में क्या निर्देश है, उस संकल्पना को हम लेकर के और आधुनिक विषयों पर काम करें। तो ऐसी ही संकल्पना पर आधारित ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसमें आप व्याख्यान तो सुनेंगे ही और जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके अनुभवों को भी जानेंगे, साथ में जो समूह चर्चा है उसके माध्यम से आपके जो कौशल है उसकी भी अभिवृद्धि हो सकेगी कि किस तरह से हम संस्कृत के छात्र मैनेजमेंट से जुड़ सकते हैं, प्रबंधन से जुड़ सकते हैं। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की जो संरचना है उसमें जो मुख्य विषय रहे हैं उसमें एक सत्र में आप सुनेंगे कि आधुनिक संदर्भ में जो प्रबंधन है उसका अर्थ क्या है। द्वितीय जो सत्र है उसमें आप भारतीय शास्त्रों में प्रबंधन का क्या अर्थ है, क्या संकल्पना है, इसे जानेंगे। और उसके पश्चात जो मुख्य रूप से हम कार्य करेंगे भारतीय शास्त्र और प्रबंधन, उसमें जीवन कौशल प्रबंधन है, समय व्यवस्थापन है और विशिष्ट रूप से जो हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, जो कहीं न कहीं विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में शिक्षक पदों पर आसीन होना चाहते हैं, तो वो शिक्षण के क्षेत्र में किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं, हमारे भारतीय शास्त्र क्या निर्देशित उन्हें करते हैं, यह भी इस पाठ्यक्रम, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के माध्यम से जान सकेंगे। और ये जो 2 दिवसों की आपकी जो कक्षाएं होंगी वह 4 वर्गों में विभाजित है, 4 सत्रों में विभाजित है, जिसमें नाना क्षेत्रों से आए हुए प्रबुद्ध विद्वान आपका मार्गदर्शन करेंगे, अपने अनुभवों से आपको जोड़ेंगे। और 4 सत्रों के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया विविध विषय होंगे, उनको आप जानेंगे, न केवल जानेंगे और सुनेंगे अपितु सक्रिय रूप से उसमें भाग भी लेंगे। आप समूह चर्चा के रूप में आपकी भी सहभागिता होगी। तो इस तरह से ये हमारा द्विदिवसीय जो कार्यक्रम है वो पूरा संचालित होगा और हम अत्यंत सौभाग्यशाली है कि हमें इस कार्यक्रम में सैद्धांतिक रूप से तो माननीय कुलपति महोदय का आशीर्वाद मिला ही है, लेकिन आज वो समय की व्यस्तता होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे यहाँ सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि भूत प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्ट जी का मैं वाचिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हम ऐसा अनुभूत करते हैं कि साक्षात कुलपति महोदय ही हमारे समक्ष विराजमान है। आदरणीय, हम परिसर पक्ष की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम के इस संदर्भ में हम अत्यंत सौभाग्यशाली है कि हमारी जो मातृ स्वरूपा से हम निश्चित रूप से लाभान्वित हो सकेंगे। साक्षात धर्मशास्त्र स्वरूपा पढ़कर के किस तरह से प्रबंधन को अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये मार्गदर्शन हमें महोदया के व्याख्यान से प्राप्त होगा। आदरणीय, हम पुनः आपका स्वागत करते हैं। द्वितीय, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं हम कि आभासीय पटल पर हमारे समक्ष विराजित है एक जानी मानी हस्ती जो ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण निरंतर करती है जिनके MOOCs में कई पाठ्यक्रम संचालित है। और जैसा कि बहुत कम जानकारी मुझे है, लेकिन वो कम जानकारी बहुत विस्तृत है कि सर आपने स्वयं प्लेटफॉर्म पर 6 ऑनलाइन पाठ्यक्रम आपने निर्मित किए हैं। निरंतर भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं और ऐसे जो पाठ्यक्रम हैं उनको निरंतर आपका
का मार्गदर्शन प्राप्त होता है और अभी वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आप आचार्य हैं और अनेकानेक पदों पर आप कार्यरत हैं। ऐसे प्रोफेसर देवी प्रसाद मिश्रा जी का हम वाचिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, जयपुर परिसर में हम आपका सभी छात्रों की ओर से, प्रतिभागियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में वास्तव में ये जयपुर परिसर एक परिसर नहीं है, बल्कि अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। ऐसे विश्वविद्यालय का न केवल सैद्धांतिक, शैक्षणिक, भौतिक, अभी तो प्रशासनिक उत्तरदायित्व भी बहुत ही सम्यक प्रकार से हमारे निदेशक महोदय करते हैं। तो प्रबंधन जिनके आचरण करती हूँ आप सभी प्रतिभागियों का कि आप इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। न केवल सैद्धांतिक ज्ञान लेंगे, बल्कि अपनी जो ज्ञान पिपासा है, उनको जो विद्वद्गण हैं उनसे चर्चा भी करेंगे। आपकी कुछ जिज्ञासात्मक प्रश्न होंगे, जीवन में उसको किस तरह से हम लागू कर सकते हैं, इस पर भी आपकी चर्चाएं होगी, जो कि ग्रुप डिस्कशन के रूप में हमें इस आगे के सत्रों में देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे हमारे प्रतिभागियों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में जो हमारे परिसर के अन्य विभागों से आए हुए सहायक आचार्य हैं, जिनका सहयोग हमें आगे के सत्रों में मिलेगा, सत्र संचालक के रूप में और धन्यवाद ज्ञाता के रूप में, स्वागतकर्ता के रूप में, ऐसे सभी आचार्यगण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारी तकनीकी सहायता निरंतर प्रारंभ से लेकर अब तक जो कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान सावरमल यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे सहायक जो है अजय कुमार मीणा जी, उनका स्वागत करती हूँ। और अभी इस कार्यक्रम में अपना जो पूरा सहयोग हमें प्रदान कर रहे हैं, ऐसे शिक्षा शास्त्र शाखा के सहायक आचार्य डॉक्टर डमरूधर जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अंत में सभी का स्वागत करके अपनी वाणी को विरमित करती हूँ। इसको प्रबंधन करने के लिए, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए समय का सदुपयोग करना बहुत अनावश्यक या अति आवश्यक। मैं सही बोला, मैं गलत बोला? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, तो लेकिन ये समय है क्या? ये जो समय है, आप किसी को भी कहेंगे, वो कहते हैं कि मेरे समय की ज्ञान जो है, अनुभव जो है, वो कैसे हमको मिल सकता है? मान लो मैं निगोड़ नींद में, निद्रा में हम सो रहे हैं, तो समय की तात्पर्य पता चलेगा। ऐसा देखा जाए तो समय अदृश्य है। पहले तो मान लीजिए हम सही ढंग से निर्णय नहीं लेंगे और समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो नष्ट। तो इसलिए वो बहुत मूल्यवान और ये अमूर्त है और ये समय किसी के लिए नहीं, और ये समय जो है सबके लिए समान है क्या? ये सवाल उठना चाहिए। ऐसे देखा जाए तो सबके लिए समान है। कैसे? जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, लेकिन समय जो है का अवधारणा अलग लोगों के लिए अलग होता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सब अभी नौजवान है, लड़का लड़की है, तो ये तो क्या हो गया होता है कि सवाल होना चाहिए नहीं, क्योंकि समय उनको भी ज्ञान होता है क्या? समय का ज्ञान, जैसे हम घड़ी में समय को बांधना चाहते हैं। प्रबंधन का अर्थ भी एक होगा, प्रकृष्ट बंधन, सही ढंग से उसको बांधे। लेकिन बांध सकते हो क्या समय को कोई बांध दे? समय के साथ चलना हम आपके लिए श्रेय अध्यय, लेकिन आज की दुनिया में समय से सब अस्त है, सब लोग अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है और नष्ट है। कहा था ना कि आप आऊंगा तो करेंगे, अभी थोड़ा ऐसे करके छोड़ दें। जी सर, जी। मैं
इंटरैक्शन सेशन। बताइए, हेलो, ये समय है वो महाकाल क्यों कहा है? कुछ आइडिया है? जैसे कि भगवान कहते हैं लोग, क्योंकि वो कालो अहम, कालो अस्मि, अहम नहीं है लेकिन कालो अस्मि, अहम कालो अस्मि, मतलब भगवान। आपने कहा कि समय को महाकाल क्यों कहते हैं। अगर हम समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा जीवन वैसे ही नष्ट हो जाएगा जैसे हमने जन्म लिया है। एक अंतर अगर हम देखें कि अगर किसी ने पढ़ाई की है या किसी ने नहीं की है, तो दोनों में समय का ही अंतर है, क्योंकि एक ने समय के अनुसार मेहनत की है और एक ने समय के अनुसार मेहनत नहीं की है। तो ऐसे ही हमारे जैसे ही कितनी ही पीढ़ियाँ चली गई है, हम भी चले जाएंगे और आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे ही चली जाएंगी अगर हम समय के हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो स्वामी विवेकानंद जो है 48 साल में उनका देहांत हो गया था और स्वर्गवास हो गया, ठीक है। लेकिन उनका किताब आप देखोगे, किताब क्या है कि उनका वॉल्यूम्स कंप्लीट वर्क ऑफ विवेकानंद, कोई अभी पढ़ शुरू करे, उसको समझना शुरू करे, कम से कम उनको 25-30 साल पूरा 24 घंटा दे तो लगे इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन वो कितने साल का काम किए हैं? बहुत ही कम काम किए। उनके लिए क्या, एक उनके लिए समय तो वही 24 घंटा था और वो शुरू किए हैं बहुत कम और बहुत घूमे। उनका जो काम है वो पूरा इंग्लैंड गए, यूरोप गए, भारत में घूमे। और एक उदाहरण मैं देता हूँ, क्योंकि मेरे को कभी कभी लगता है आदि शंकराचार्य वो कितना साल बैठे, और उस समय में कोई मोबाइल नहीं था, कोई जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है जिससे मैं इधर बैठ के आप लोगों को बता सकता हूँ कि सब चीज नहीं, लेकिन कितना काम किया, जो कि आज भी हम उनको प्रातस्मरणीय, आदि शंकराचार्य कम से कम मेरे लिए प्रातस्मरणीय। सोचना भी मुश्किल हो गया कैसे किए हैं। तो इसीलिए क्या है कि वो समय का सदुपयोग किया। तो मैं जो कहना चाहता था कि ये जो है समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और जो इसको कोई इसको नहीं दे सकता है किसी को। मैं आपको समय दे सकता हूँ जैसे लोग कहते हैं, लेकिन मैं समय आपको नहीं दे सकता हूँ। मैं जो बोल रहा था, आई एम सॉरी, जो मैं दुखी हूँ इसके लिए कि सर आप जो हम कह रहे थे, सर आप समय की चिंता मत करें, आप प्लीज समय में समय पर ही चर्चा हो रही है। ओके, ठीक है। मैं जो बोल रहा था, हेलो जी, तो ये जो है जो समय का, जैसे कि उदाहरण देता हूं, मान लो आपको बताया गया कि आपको एक टॉप 20 मिनट अंदर देना है, ठीक है। तो आपको वही 20-30 मिनट के अंदर जो समय है तो उनको पूरा करना है। तो वही हो गया समय प्रबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सही ढंग से वो काम को समझना पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है काम को, और कैसे करना है, क्या इसके लिए रहेगा। तो ये चीज को हमको देखना होगा, और इसको देखने के लिए हमको क्या है कि हम लोग कितना कुशल है, क्योंकि हम कोई समय कोई चीज को करना चाहते हैं, मान लो उसको परफेक्शन करना चाहते हैं, वो सही हो। मान लो मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि मेरे को कल, मैं अभी एक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ और मेरे को एक लेटर लिखना था मिनिस्ट्री, और वो पेचीदा है, और मान लीजिए मैं जानता हूँ कि क्या करना है सही ढंग से, तो क्या होगा कि मैं सही ढंग से उनको आधा घंटे के अंदर लिख सकता हूँ, मतलब मेरा समय का प्रबंधन सही हो। लेकिन हम क्या किए, हमको समझ में हमारे को कार्य कुशलता नहीं होगा, और हमका विषय को पता नहीं हम क्या लिखेंगे। जैसे कि हमको
उधर से प्रहार ना हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि इसको हमको बहुत सारे सीखने को। तो हम देखते हैं कि जो पूरा समय इसके लिए देता है कोई पक्षी खाने के और अपने जीवन को निर्वाह करे, उसके लिए क्या देता है, क्या नहीं देता। अब जो पशु करता है, पक्षी करते हैं, तो हम लोग मानव उससे भी ज्यादा काम करता है। आधुनिक युग में समय प्रबंधन नहीं है, समय का नष्ट करना है, क्योंकि असुर बेला में जो काम होता है वो आसुरिक प्रवृत्ति का करता है। जो जीवन का परम और प्रथम और परम लक्ष्य क्या है, क्या है, क्या होना चाहिए? हमारे शास्त्र जो कहता है कि मोक्ष क्यों करना, मुक्ति क्यों चाहिए, मुक्ति क्यों चाहिए? हम लोग सुख का आस्वादन करना चाहते। कोई भी जो सुख अक्षय है उनको हम आस्वादन करना चाहते हैं। और हमारे पूर्व पुरुष ने, आप उपनिषद को देख लीजिए, वेद को देख लीजिए, कितना महर्षि वो सुख को प्राप्त किए हैं जो बाजारीकरण से नहीं मिलेगा। जो हमारा अभी जो जीवन जी रहे हैं उससे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। संगम असंगम पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपम हम एव हम अव्यय नाना रूप वेदितहम चिदाकार हम अच्युता सुख रूप स्वरूप हम अहमेव हम अव्यय। ये जो है हमको चाहिए। और ये खाना खाने किधर सुख का आस्वादन करे, हमारे अंदर जो दिव्यता है, भव्यता है, अनंतता है, उजागर करके उनके समाहित हो जाए कि जीवन का परम लक्ष्य। और हमारे जीवन काल में हम ये चीज को प्राप्त कर लिए या प्राप्त करने के लिए अधूरा है। और हमारे अंदर जो अधूरापन है, जो अपूर्णता है, उसको प्राप्त करने के लिए हमारा प्रथम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, जिसको मैं कहता हूँ ओम वन्नमद वन्नमिदं वन्नात् पुण्यमुदच्यते वन्नाश्च पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते। ये जीवन समय को जो प्रबंधन करना है, लेकिन आप कहेंगे ये तो असंभव है। नहीं, ये संभव है। उसका पहला स्वार्थ क्या है? पहला जो पड़ाव है वो करने के लिए आपको विद्ये वेदितव्ये परांच अपरांच, परा विद्या को जानना है, अपरा विद्या को जानना है। अपरा विद्या क्या है? जागतिक जीवन में जो जो चाहिए, खाना पकाना है, पैसा रोजगार करना है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पहले तो स्थूल, उसके बाद सूक्ष्म, उसमें कारण। ये बहुत लंबा विषय है। मैं इसको कहूंगा कि समय को पहले स्थूल शरीर को हम देखें। मैं मेरे जीवनचर्या को सही करूं क्या? मैं कितना बजे जगता हो गया? मतलब वो सोते नहीं है रात को, दिन में सोते हैं। ये बड़ी दुखद विषय। मैं कभी कभी कोई भी शैक्षणिक संस्था में मैं जाता हूँ, मैं होटल में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं उधर रहता हूँ, तो मैं हॉस्टल जाके घूमता हूँ। मैं कहाँ हूँ, कैसे मेरे बच्चे लोग जगह हैं, कोई जगता नहीं है। दिनचर्या को कोई नहीं करता, ऐसा नहीं है, ज्यादातर नहीं करता, कोई नहीं करता। ये तो मिलेगा, और उनका संख्या दिन बर दिन घट रहा है तेजी से। और ये सिर्फ बच्चे लोग सही ढंग। तो ये जो है ना, इसको समय के साथ और प्रकृति के साथ, प्रकृति मेरे माँ माया अध्यक्षेण प्रकृति दूयते सचराचरम, जो मेरे माँ है, माँ के साथ चलेंगे। और ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार।
रिटार्ड होते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जीवन भर साथ में रखनी चाहिए। एक तो है जैसे प्रकृति का साथ होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना, ये सब तो है ही। साथ में पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नई कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे सामान्य एग्जाम्पल दूँ तो रिटायरमेंट मतलब जो हम निवृत्त हो जाते हैं, तो निवृत्ति का जो जीवन होता है, हम काफ़ी लंबे समय से व्यवसाय करके छोड़ जाते हैं, उस जीवन को कैसे प्रबंधन करें और व्यावसायिक जीवन को कैसे प्रबंधित करें, और कुछ दोनों में जो कंपेयर करने वाली चीज़ है, एक जैसी चीज़ अगर कुछ आप हमें बता पाए, ऐसी जिज्ञासा थी। संन्यासत कर्म योग विशिष्यते, जो संन्यास है, जो निवृत्ति का मार्ग है, वो आपको उसमें ही कर्म भी करना पड़ेगा, लेकिन कर्म में प्रतिफल के आशा नहीं रखना। और जब आशा रखोगे तो बांधोगे तो तुम अपने कौशलता को परिपूर्ण नहीं कर पाओगे। और वो समय जो है, समय को आपको देखना पड़ेगा कि आप कोई चीज को करना चाहे तो कुशलता पूर्वक कैसे करें। वो कुशलता योग के माध्यम से आ सकता है। योग नहीं है कि हाथ पैर हिला दो आसन करना, योग नहीं है। ये अभी एक नई चीज लोगों के अंदर आ गया, मैं आसन कर रहा हूँ। नहीं, आसन एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन योग के साथ, और योग का अर्थ क्या है कि जो समर्पण भाव से काम करता है और उनको कर्म बंधन में नहीं रहेगा, और वो उसके लिए समय प्रबंधन बढ़िया से होगा। तो इसीलिए आप व्यवसाय कर रहे हैं और कोई आपका निवृत्ति का मार्ग सही ढंग से, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको धीरे धीरे करके साधना मार्ग में चलते हुए करने से उसका लाभ मिलता है और सही ढंग से हो जाता है। धन्यवाद सर। पाश्चात्य अनुकूल होगा कि कुछ इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी बताया जाएगा, लेकिन आप हमें ऐसा लगा कि संस्कृत आपकी आत्मा में बसी हुई है सर। संस्कृत की जो तत्व है, भारतीय शास्त्र के अनुसार जो समय प्रबंधन है, उपस्थित है अवश्य प्रदान पर अस्माकं माननीय प्रोफेसर प्रायशः चत्वार्षु विश्वविद्यालयेषु ते सम्प्रति कुलपतयः सन्ति। सम्प्रति अपि बिलासपुर पटल विहार तत्र भवन्ति। तेषां विशेष मार्गदर्शनं प्रबंधन विषय भारतीय विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हो। इस यहाँ उपस्थित हमारे निदेशक आचार्य हैं प्रोफेसर सुदेश कुमार शर्मा आचार्य जी हैं, यहाँ उपस्थित हैं सर। मैं डमरूधरपति बोल रहा हूँ सर। तो यहाँ उपस्थित सर हैं, निदेशक सर हैं और हमारे अध्यापक लोग हैं सर, और कुछ सिलेक्टेड छात्र हैं प्रत्येक कक्षा में, प्रशास्त्री से लेकर PhD तक, और कुछ सिलेक्टेड छात्र हैं सर समय प्रबंधन के ऊपर। तो आपका विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हो, ये मेरा प्रार्थना है। अहं जानामि संस्कृतं, वदामि न। अस्मदपेक्षया अधिकं जानन्ति भवान्। तो मुझे अभी भी मैं सुन रहा था देवी प्रसाद मिश्रा जी का जो इंटरेक्शन हो रहा था विद्यार्थियों के साथ, निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग। भारतीय ज्ञान परंपरा में दोनों मन को परिष्कृत करने की बात आदरणीय देवी प्रसाद जी भी कर रहे थे आपके साथ। मन को परिष्कृत कैसे किया जाए, मन को बैठे हुए लोग हैं, 3 तो आभासी माध्यम जुड़े हैं और लगभग मैं देख रहा हूँ 200-250 विद्यार्थी और प्राध्यापक बैठे, सब यूनिक हैं, सब विशिष्ट हैं। इनमें दिखाई पड़ने वाला शरीर, कद, काठी, वजन, ये सब एक हो सकता है, कपड़े लत्ते जैसे हो सकते हैं, काफ़ी किताबें जैसे हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर बैठी जो आत्मा है वो भी एक हो सकती है। लेकिन आत्मा को ऊपर जो जन्म जन्मांतरों के और संस्कारों का आवरण चढ़ा हुआ है वो सबका अलग अलग है। हमारी आत्मा हो सकती है कि 100 साल पुरानी हो, किसी की 10 साल पुरानी हो, किसी 1000 साल पुरानी हो। तो अपने अपने कर्मों का जो वैल्यू लोड है वो लेकर के आत्मा जो है वो जन्म लेती है। आत्मा सचेष्ट जो है परिवार को चुनाव करती है, सचेष्ट स्थान को चुनाव करती है, और सचेष्ट समय जो अच्छा मैकेनिज्म है जिसको भगवान पतंजलि ने अष्टांग योग के वार्तालाप है, वो इसलिए भी कि भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो बहुत ही रिच है, बहुत ही समृद्ध हमारे पास में, बहुत ही पुरानी है, सभी लोग जानते हैं। तो संक्षेप में बात करना चाहूँगा, एक और कार्यक्रम में जाना था, अभी मैं बात करूँगा आपके साथ में। भारतीय ज्ञान और उसकी परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं
तो भारतीय ज्ञान की अकादमिक परंपरा एक विषय हो जाता है। लेकिन परंपराएं जो है हमारी, जो परंपराएं जिनको हम जन्म जन्मांतरों से और पीढ़ी दर पीढ़ी समाज दर समाज चलते चले आए हैं, क्योंकि शक आने पर ही परंपराओं को हमने बचा कर रखा, मूल के आने के बचा रखा, मूलों के आने के बचा रखा, तुर्क के आने के बचा रखा, ब्रिटिशर्स के आने के बचा रखा, तो अभी भी हम अपने समाज की परंपराओं को बचा रहे। इन परंपराओं में भी भारतीय ज्ञान जो जीवित है, जीवंत है। मेरी थीसिस हाइपोथेसिस नहीं है, मेरा कन्विक्शन इस समय बात आपके साथ कर रहा हूँ। भारतीय ज्ञान जो अकादमिक भाग है वो तो वेदों से चलते हुए, वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, इतिहासों से, ब्राह्मणों से और समझने की संहिताओं से, स्मृतियों से अवतरित होता हुआ, कालिदास, भास और 12वीं पाणिनि से होता हुआ, भिन्न भिन्न विषयों को लेकर कौटिल्य से, सुश्रुत से, आर्यभट्ट से होता हुआ, अब कहीं कहीं पर गुरु ग्रंथ साहब में, कहीं कबीर में, कभी तुलसी में, कहीं रहीम में, कहीं रसनाथ में, मीरा से होता हुआ, पंत प्रसाद महादेवी निराला तक होता हुआ, पूरे भारत भिन्न भिन्न जो भाषाएं हमारी, तमिल में, मलयालम में, राजस्थानी में, हिंदी में, सब में विद्यमान है। अंग्रेजी में विद्यमान है, उर्दू में विद्यमान है। कभी दोबारा हमको अवसर मिले बताऊँ कहाँ पर कौन तक तो है, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स भी ऐसे पड़े हुए जो कि सुषुप्त पड़े रहते हैं, ग्लैंड्स में सेक्रेशन नहीं होता है, तो कर्मकांड के माध्यम से ही सेक्रेशन शुरू होता है। तो पॉजिटिव एनर्जी जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो सेक्रेट ही तभी होगी जब कर्मकांड होता है। मैं निवेदन आपसे इतना कर रहा था, योग जो है वो जितना हमने भारतीय ज्ञान और ज्ञान की परंपरा सूक्ष्म हमने आपको इस तरह पे थोड़े जैसे हम बुलेट्स मैंने बताया, ये सब जागृत करने का काम ऋषि ने योग के माध्यम से किया था। अब मेरा प्रश्न अक्सर मैं पूछता रहता हूँ कि 84 लाख योनियाँ जो बताई किसी ऋषि ने, मेरा भी यूनिवर्सिटी में लेख छपा है, भारतीय ज्ञान परंपरा पर ही है, उसमें श्लोक मैंने कोट किया है। उन्होंने 84 लाख खाली योनियाँ नहीं बताई, 84 लाख में कितने अंडज हैं, कितने स्वेदज हैं, कितने स्वेदज हैं, कितने स्वेदज हैं, कितने अंडज हैं, कितनी योनिज हैं, कितने मत्स्य, सबका कैटेगराइजेशन भी किया गया है। कैसे कर दिया वो ऋषि ने? तो ऋषि के पास में इसी योग के माध्यम से पद्धति ऐसी थी जिससे अपने इस स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित कर देता था और ब्रह्मांड में भेजता था, और भेज करके वहाँ की सारी सूचनाएं इकट्ठा करके डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, कलर्स दे करके फिर स्थूल शरीर में आता था। जब मैं ऋषियों को शिष्य को रटा था, ये पद्धति थी, अपनी मेथोडोलॉजी थी, इसलिए ऋषि मेथोडोलॉजी थी। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा से, गुरुकुल की परंपरा से जो देंगे लोगों को, वो तात्पर्य ये है कि हम किस प्रकार से अपनी शक्तियों को कंसोलिडेट करें, इकट्ठा करें, जिससे कि हमको अनुकूलतम परिणाम प्राप्त हो पाए। अब शक्तियाँ क्या है? शक्तियों के अंतर्गत हम दो ही प्रकार की शक्तियाँ, जो यहाँ पर जो शक्तियाँ दिखाई तो हम दोनों चीज़ों का ज्ञान उनके पास कैसे आया? तो आपने इसको जब आप स्पष्ट कर रहे थे तो आपने ये बताया कि हमारे ऋषि योग की शक्ति से अपने सूक्ष्म शरीर को दुनिया में भेजते हैं और डेटा कलेक्ट करके या फैक्ट्स फिगर्स कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो वो आज के टाइम पे हमारे पास ये ऋषि या फिर उपलब्ध क्यों नहीं है, ये मेरा प्रश्न है। आज के समय पे क्योंकि हम उस तबक के मस्तिष्क में तुरंत अवतरित होंगे, और मैं नहीं कह रहा हूँ, मंत्र कहता है यह पिंडे का ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड का साइमल्टेनियस नोट हमारे पास में है, इसको ऐसे हम ओपन कर सकते हैं। वो ध्यान के माध्यम से हो सकता, ध्यान के माध्यम से हमने आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मैंने तो एक उदाहरण बताया 84 योनियों का, जब तुलसीदास लिखा है ना युग 7 योजन पर भानु, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट पृथ्वी से लेकर के और सूर्य की दूरी पता चल जाती है। युग 7 योजन पर भानु, युग को, सहस्त्र को, योजन को मैं नहीं बता सकता कि आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और विषय पता चल, लेकिन जहाँ आपने ध्यान लगाया और जिस विषय से आप संबंधित काम कर रहे हो उस विषय संबंधित बहुत अधिक सामग्री आपको स्वतः प्राप्त होने लगेगी, विचार आपके पास में आने लगेंगे। और मेडिटेशन की पावर तो आज इंटरनेशनली लोग समझिए मशीन के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा इसको
वो करना चाहते हैं, जो अनुशीलन इसकी कोशिश करते हैं, प्रयास करना पड़ेगा। एक और प्रयास कैसे हो गया और ये परंपरा अब विद्यमान क्यों नहीं है? जो से पहले की भी, मतलब सृष्टि के प्रारंभ से ही भारतीय ज्ञान जो है भारतवर्ष में उपलब्ध रहा है। आधुनिक पद्धति की बात करें, पता नहीं चला, थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे तो पाएंगे, समझिए जिस प्रकार से ब्रिटिशर्स भारतवर्ष में आए, ब्रिटिशर्स ने नुकसान किया। ब्रिटिशर्स ने तो संस्कृत को नुकसान किया, गुरुकुल को नुकसान किया, हमारी पद्धतियों को नुकसान किया और बताया कि हमारे पास कोई संस्कृति नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई साहित्य नहीं, सब उन्होंने बताया, समझिए उन्होंने नुकसान किया। मुगल जो आए, मुगलों ने भी नुकसान किया। उससे पहले समझिए ऋषिकेश उन्होंने योग को गाँव पहुँचा दिया था। और उससे पहले भी आप पाएंगे गांव में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो योग जानता था। कैसे पहुँच गया? ये परंपराओं से चलता गया। तो परंपरा के बाद में आप पाएंगे चीज़ें जो है आपको खुद अब स्पष्ट होने लगेंगी, स्वयं स्पष्ट होंगी, आपको किसी गुरु का आवश्यकता नहीं। और कोई बात तो आदरणीय गुरु जी को शत शत नमन। हमारी सभा निश्चित ही उपकृत है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार के उद्बोधन से हमें लाभान्वित करेंगे। हमारे छात्रों की इच्छाएं हैं, आपने जो उपदेश दिए हैं उसमें हमारे पुस्तकालय में जहाँ भी उनको उपलब्ध सामग्री होगी उसमें अध्ययन करेंगे। हमारे छात्र वास्तव में जिज्ञासावंत हैं, लेकिन सभी छात्र हमारे उपस्थित नहीं हैं यहाँ पर, सेलेक्टेड छात्रों को ही इधर लाया गया है। तो निश्चित रूप से आगे के उद्बोधन में हमारे प्रश्न रहेंगे, आप निश्चित रूप से हमारे शंकाओं का समाधान करेंगे, हमारे छात्र इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, हम निश्चित उपकृत हैं। धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम। हमारे कार्यक्रम में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रबंधन प्रमाण पत्र कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्टातिथि के रूप में विराजमान जो आभासी पटल में आपने देखा प्रोफेसर देवी प्रसाद मिश्रा जी, डॉक्टर मधुकेश्वर भट्ट महोदय, हिमाचल प्रदेश के कुलपति महोदय, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष व निदेशक और संचालिका डॉक्टर रेखा शर्मा जी, डॉक्टर चेतन शर्मा और डॉक्टर देवकरण जी, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए मुझे समय दिया। प्रबंधन आपने बहुत ही सुंदर ढंग से सुना, किसे कहते हैं। मृत्यु से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि हम माने तो हमारा जीवन प्रबंधन के बिना चलता नहीं। तो ये प्रबंधन वस्तुतः मनुष्य के विचारों, कार्यों, लक्ष्य तथा उनकी प्राप्ति की योजना के क्रियान्वयन का शास्त्र है। यह व्यावसायिक उपक्रमों, क्रय विक्रय, उत्पादन तथा विपणन में भी साम्य स्थापित करता है। यह लक्ष्य प्राप्ति हेतु भौतिक प्रयत्नों, तकनीकी या मानवीय क्रियाओं विद्यमान कमियों, चुनौतियों एवं विसंगतियों के निवारण हेतु उपलब्ध न्यूनतम संसाधनों व प्रक्रियाओं का अनुकूलतम प्रयोग करने की कला व विज्ञान है। प्रबंधन की अकुशलता व न्यूनता हमेशा अव्यवस्था, भ्रम, अपव्यय, विलंब तथा हताशा को जन्म देती है। सफल प्रबंधन हेतु मानव संसाधन, धन, पदार्थ, उपकरण आदि संसाधनों का विद्यमान परिस्थितियों तथा वातावरण में सर्वोत्तम संभव उपयोग अनिवार्य है। किसी भी प्रबंधन योजना में मनुष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। वैज्ञानिक प्रबंधन को परिभाषित करते हुए आधुनिक विद्वान कहते हैं कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप लोगों से क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना कि वे इसे सर्वोत्तम व सरल ढंग से करते हैं। यही संदेश गीता के योग कर्मसु कौशलम इस वाक्य में हमें मिलता है।
कार्यों में कुशलता ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कोई बाधाओं या प्रतिकूलताओं से अविचलित रहकर अपने कर्मों में लग जाए तो सफलता तय है। प्रबंधन के क्षेत्र में गीता का हर अध्याय व हर श्लोक सटीक व महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करता है। युवाओं को पढ़ाई के बाद रोजगार के लिए परिश्रम, पातंजल योग सूत्र में भी आता है, निर्विषयों का चित्त को इतना कंट्रोल कर लो कि वो विषयों की ओर जाए ही नहीं। तो वो जो अवस्था होती है उसी को हम ध्यान की अवस्था कहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि तक ये क्या बताए गए हैं? 8 अष्टांग योग। और यदि एक भी योग का पालन हमने कर लिया, मैं कहूँगी कि अगर यदि आपने आसन, पहला वाला आसन सिद्धि भी कर ली तो भी आपके बाकी योग स्वतः आपके पास आते। आप में बैठने की क्षमता नहीं है, मेडिटेशन के लिए बैठने का, ध्यान करने के लिए बैठने का नहीं है। इसीलिए कहा, अगली बात आती है पूर्ण समर्पण। इसी तरह कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक व्यक्ति को परिणाम की चिंता किए बिना लगातार कर्म करने का संदेश देता है। और धर्मशास्त्र के अनुसार यदि मैं कहूँ, क्योंकि मैं धर्मशास्त्र की शिष्या हूँ, इसलिए धर्मशास्त्र तो आएगा ही। वो तो हमारे जीवन का एक प्रमुख, कि बालक जब माता के गर्भ में होता है तब 7वें मास में उसका मन बनता है। 7वें मास में उसका मन बन जाता है। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई, क्योंकि उस समय माता जो भी सोचती है वो बालक सुन लेता है। आपने कथा तो सुनी है अभिमन्यु की तो, हाँ? और एक मदालसा की कथा भी मैं सुना देती हूँ। मदालसा रानी थी लेकिन बहुत बड़ी संत भी थी। एक राजा से उनका विवाह हुआ तो उन्होंने शर्त रखी राजा से कि मेरे जो भी पुत्र होंगे वो घर में नहीं रहेंगे, वो राजपाट नहीं संभालेंगे, वो संन्यास लेंगे। अब राजा आश्चर्य में पड़ गया कि ये कैसी विवशता है, फिर भी मान गए। और राजा तो राजा है। तो मदालसा ने क्या किया कि जब उनके पहला पुत्र होने को हुआ तो वो क्या करती थी, सुनाती थी आत्मा त्वमसि। तो इस प्रकार से तुम आत्मा हो, है, तुम माया नहीं हो, तुम माया से परे हो। अब वो बालक जो अंदर सुन रहा है ये सब चीज़ें, तुम्हें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तुम्हें तो इन सब चीज़ों से ऊपर जाना है। तो जो बालक था वो सब सुन रहा था। परिणाम क्या हुआ कि जो पहला बालक हुआ वो थोड़े समय के बाद ही संन्यास लेके चला गया। लोरी में भी यही सुनाती थी उसको, जब लोरी देती थी तब भी यही सुनाती थी। तो इस प्रकार से करते करते 4 पुत्र उनके संन्यास ले गए। अब 5वें पुत्र की बारी मदालसा को राजा को कहना पड़ा कि अब आप इस भावना से बालक को जन्म मत दीजिए कि वो भी संन्यासी हो जाए, कम से कम राजपाट संभालने के लिए एक तो रहे। तो फिर मदालसा ने क्या किया, उसको कहा तुम माया हो, तुम ये हो, जो भी मतलब चीज़ें थी वो सब कहने पर वो बालक फिर राजा बना। संभव है जब जीवन का बेहतर प्रबंधन किया जाए। जीवन प्रबंधन अर्थात उचित मानव जीवन के लिए जीने के लिए योजनाबद्ध जीवन शैली का विकास। किंतु प्रश्न यह उठता है कि योजनाबद्ध जीवन शैली कैसे विकसित की जाए। इस प्रश्न का उत्तर हमें पौराणिक ग्रंथों एवं शास्त्रों में यदा कदा मिल ही जाता है। शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन की समग्रता के विकास के लिए धर्म उत्कृष्टता की खोज है। यानी अच्छे से अच्छा क्या हो सके। सभी प्रबंधकों के दिमाग में सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वो अपने काम में कैसे प्रभावी बने। तो इस मौलिक प्रश्न का उत्तर भगवत गीता में ही हमें
आशा करता है आपको खुद को प्रबंधित करने का प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रबंधन कौशल है, इसमें भी नेतृत्व का सार अच्छी तरह से भगवद गीता में समझाया गया है। मैं उन लोगों की ताकत हूँ जो व्यक्तिगत इच्छा और आसक्ति से रहित है। हे अर्जुन, मैं उन लोगों की वैध इच्छा हूँ जो धर्म के विरोधी नहीं। आप लोग सोचते होंगे कि हम आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, हम अपने को कैसे देख सकते हैं, लेकिन गीता में सभी प्रकार के उपाय बताए गए हैं। तो अपने जीवन के साथ भी तो एक प्रबंधन करना है, मृत्यु पर्यंत वो प्रबंधन रहता है। हमारे यहाँ तो मृत्यु के बाद भी प्रबंधन रहता है। मैं तो जन्म के पहले भी कहूँगी, जन्म के बाद भी कहूँगी। हम तो परलोक को भी मानते हैं, इस लोक को भी मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे, क्योंकि अपने प्रियजनों को मारते देखकर मानसिक रूप से विचलित अर्जुन को प्रेरित करने के लिए भगवान कृष्ण ने उसे अपना ब्राह्म संस्कार और देव संस्कार। मानव के जीवन में इन संस्कारों की सार्थकता और सामाजिक प्रासंगिकता पर अनुशीलन किया जाना चाहिए। प्रबंधन शास्त्रमधिकृत्य नूतन कथन मैनेजमेंट इति अधुना यद् व्यवह्रियते, वस्तुतः अस्माकं शास्त्रम्, अस्माकं पुराणानि, अस्माकं याः स्मृतयः वर्तन्ते तासाम् अवलोकनेन इदं यद् ज्ञायते यत् अस्माकं शास्त्रमेव मैनेजमेंट प्रबन्धनं वर्तते, भिन्नं नास्ति। वस्तुतः प्रबन्धनस्य नैके प्रकाराः आधुनिककाले वर्तन्ते, किन्तु भारतीय ज्ञानपरम्परायां अथवा भारतीय शास्त्रपरम्परायां आत्मप्रबन्धनं बहु मुख्यमस्ति। यदि आत्मप्रबन्धनं भवति तदा अन्यानि यानि प्रबन्धनानि परम्परया एव भविष्यति। यदि अस्माकं शास्त्रं यदि परिशीलयामः, पुराणानि यदि परिशीलयामः, एवमेव स्मृतयः यदि स्मृतिः परिशीलयामः, सर्वत्रापि आत्मसंयमस्य विषये, आत्मप्रबन्धनस्य विषये एव दृष्टिः अधिका दत्ता वर्तते। पश्यन्तु भवन्तः रामायणं भवन्तः अवलोकयन्तु, कथं कीदृशं प्रबन्धनम् आसीत्, आत्मप्रबन्धनं कीदृशमासीत्। यथा तत्र 10 लक्षणानि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। रामायणे प्रबन्धनशास्त्रमधिकृत्य एकं शोधप्रबन्धः। इदानीं निदेशकमहोदयाः प्रार्थ्यन्ते रङ्गवस्त्रप्रदानेन। एतादृशरूपेण अत्र द्विदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमे व्यावसायिक शिक्षण पाठ्यक्रम अंतर्गत प्रबन्धने प्रमाणपत्रस्य कृते अत्र वयं सर्वे विद्यमानाः स्मः। बहु एवमेव अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायाः विषये अत्र यत्र प्रबन्धनस्य यत् स्वरूपम् अस्माकं सम्मुखे वर्तते, अत्र 11 वादनतः 1 वादनपर्यन्तमेव 5 व्याख्यानानि अत्र सम्पादितानि इति अस्माकं प्रबन्धनस्य उत्कृष्टतायाः विषये अत्र वर्तन्ते। अत्र मंचासीनाः सन्ति। रूपेण श्रद्धेयः प्रोफेसर भगवती सुदेश शर्मा महोदयः, गुरुवार सुदेश कुमार शर्मा गुरुजी। पुनः अत्र अस्मिन् प्रथमसत्रे विषय विशेषज्ञतायाः मुख्यवक्ताः, पुनः पूर्वं तु तत्र उद्घाटन प्रथमसत्रस्य व्याख्यानं समूचर्चाः रूपेण अत्र विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर ADM वाजपेयी येषां तु पूर्व तत्र एतादृशरूपेण अस्माकं मंचासीनाः सन्ति, सम्मुखे विराजमानाः सन्ति। येषां महोदयानाम् आधुनिक प्रबन्धनस्य संकल्पना एवं भारतीय शास्त्र प्रबन्धनस्य संप्रत्यय इत्यस्मिन् विषये विशिष्ट व्याख्यान रूपेण अत्र अस्माकं ये प्रशिक्षणाः एते सर्वे लाभान्विताः स्युः। धन्यवादः।
आवर इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड जो हमारे परंपरा के, हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथों में क्या उल्लेख है, क्या दर्शन है, उसके बारे में भी हम देखेंगे. सो द टाइटल ऑफ द टॉक इज मैनेजमेंट विजडम इन इंडियन नॉलेज सिस्टम. ये 3 मेजर कंपोनेंट्स था, बट समय की सीमा हमारे थोड़ा टाइट है, तो लेट अस सी हाउ. विज्ञान बोलो, प्रबंधन विद्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि विद्या हम आत्म विद्या को ज़्यादा विद्या के रूप में हम चर्चा करता है. मगर एक तरफ से इफ यू लुक एट मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट, यू हैव टू डील विद इट इन द वर्ल्ड आउटसाइड एज वेल एज द वर्ल्ड इनसाइड. The Indian knowledge systems, or the traditional knowledge continuum of India has looked upon in both the sense. Like अगर आप क्या बोल सकता है कि ईशावासी के उदाहरण ले लिया, तो उसमें अंधम तमः प्रविशन्ति नाम का जो श्लोक में उल्लेख है कि अगर आप सिर्फ विद्या को उपासना करता है तो आप गहरा अंधकार में चले जाएंगे, और सिर्फ अविद्या को उपासना करते भी आप उससे बड़ा गहरा अंधकार में जाएंगे. और अविद्यायां मृत्युम तीर्थवा विद्यायां मृत्युमश्नुते. आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन सेट को यूज करना है और उसको मैनेज करके आपका ये अंदर का जो करना हो, वो बाहर का आपका व्यावहारिक जीवन हो, दोनों को मैनेज करना है. तो ये मैनेजमेंट शब्द, the term management has been very abused, or it has lot of connotations in the modern. नहीं रखना है. This kind of what you call a conflict is always present in modern management. आधुनिक मैनेजमेंट का जो प्रबंधन का जो प्रणाली में ये एक प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप वर्ड का मीनिंग देखा तो नीचे मेरा फोन में जो नोटिफिकेशन आ गया वो देखना, ये भी डिसीजन मेकिंग है. से लेके ये कोर्स कितने सीरियसनेस से लेना है, इसके पैरेलल में कुछ और कोचिंग भी करना है, ये भी डिसीजन मेकिंग है. सो योर अटेंशन का डिसीजन, अटेंशन को कहाँ लगाना, योर फिनेंसेस को कहाँ लगाना, आपका एनर्जी कहाँ लगाना, इस तरफ का हर मिली सेकंड में आपको डिसीजंस लेते रहना चाहिए. लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग. There are conflicting interests. If you are applying for a particular course, also to get into that course, there is 100 people trying. Then you need to have an idea. Job में जाना है. Maybe another friend of you may be parallelly planning and strategizing that, oh, I will write competitive exams for getting into a teaching position. Maybe. So strategy also is important. Or maybe balancing your skills. Strategy should also education. Or for that matter Sanskrit language, but you cannot put yourself through an examination, then your strategy has failed. So strategy is also very important. So innovation and change management, this is a domain that has came very recently. Like innovation शब्द करना पड़ता है कभी-कभी because there is a pressure of innovation. Sometimes there is no innovation needed in nothing, and then also we have to push innovation. अच्छे से देखा तो एक उपयुक्त वो स्पेसिफिक एज में या स्टेज ऑफ लाइफ में अगर आप धर्म को अपनाया नहीं तो आपका पूरी जिंदगी में आपका परस्यूट में वो नहीं आएंगे. अर्थ को परस्यू करने के लिए धर्म का उपाधि को सपोर्ट लेके ही करना है, नहीं तो वेस्टर्न मैनेजमेंट हो जाएंगे जहाँ क्या है कि कुछ भी करो हमें प्रॉफिट पाना है या अर्थ पाना है, वो सिचुएशन आ जाएंगे. सो वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट का जो डिजाइन है, वहाँ जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव लिखा है वो आपका काम शब्द का हो गया. वो आपका जॉब हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, वो जहां आपको काम करना है वो हो सकता है, जो फाइनेंशियल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस आपका हो सकता है वो कैसा पाना है वो आपको प्लान करना है और आपका रिसोर्सेज को अलाइन करना है. जो ये धर्म शब्द वाला जो पुरुषार्थ के टाइम में जो मैडम ब्रह्मचर्य की में बात किया, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि आप मतलब ब्रह्म की तरफ चलने वाला रास्ता, वो ब्रह्मचर्य शब्द है. उसका अलग अलग बहुत सारे उल्लेख हम ले सकता है. मगर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक लेट्स सी अ फैमिली में ऑर्गेनाइजिंग कैसा है कि वन पर्सन इज लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड, वन पर्सन इज लुकिंग आफ्टर द आर्थिक मैटर. मे बी नाउ दिस इज ऑल्सो बीइंग शेयर्ड कि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि दोनों लोगों को दोनों, एंड देन देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द डिसीजन इज एक्सिक्यूटेड. जब वो अच्छी तरफ से when it is happening in a very systematic manner, the goals of the organizations will be. रखना एक लीडर की काम है, whether it is all the way from the center or all the way from your leadership of institution. The institution leader decides that ऐसा एक विजन होना चाहिए और वो बाकी लोगों को मोटिवेट करेंगे. The rest of the team of your organization will be motivated by that. And then हमने बोला ये already I think in the first slide itself we have talked a little bit about all of this. So best course of action कैसा लग सकता है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कि आप व्यक्ति है तो दूसरे व्यक्तियों का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में है, आप कंपनी है या ओला है तो ऊपर से कॉम्पीट करना है उनको. सो हाउ